हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग बोल रहे थे कि मैपिंग का सीरीज़ लेके आएंगे, तो आज से ये चलेगा हमारा कंटिन्यू। और इसमें डेली 10-10 साइटों को हम लेंगे। और कोशिश आप ये करना कि ये जो 10-10 साइट्स आपको कंप्लीट करवाए जा रहे हैं, इनका लोकेशन आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। और किस काल से ये संबंधित है, ये चीज़ें आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, क्योंकि कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीट होते हैं। और मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी है। यदि आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जा कर के उसको देख लीजिए। मैंने उसमें बताया भी है कि किस तरीके से कई सारे क्वेश्चंस हैं, इसमें कई सारे साइट्स हैं वो रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो हल्के में नहीं आपको लेना है। ये सब मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया है। और ये भी बताया है कि यदि आपको लोकेशन याद है कि वो किस जगह पे है, तो उसके बाद से और वो किस काल से संबंधित है, वो नवपाषाणकालीन स्थल है या ताम्रपाषाणकालीन स्थल है, क्या है, तो उसके बारे में आपको कैसे, उसके जो 3-4 पॉइंट्स होते हैं उसको कैसे आप लिख सकते हैं, ये भी मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। तो यहाँ पर डेली 10 साइटें ले जाएंगे और आप कोशिश करना कि इनको अभी याद कर लेना। जैसे ही वीडियो जाए आप देख करके एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, उसको आप बार बार रिवीजन करेंगे, मतलब 3-4 बार, ऐसा नहीं कि आप हमेशा ही करते रहिए। 3-4 बार अगर अच्छे से आपने रिवीजन कर लिया, एक बार आपने वीडियो देख लिया, उसके बाद आपने नोट्स बना लिए, और उसके बाद यदि आपने रिवीजन कर लिया, ये चीज़ें भूलेंगी नहीं, बल्कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाएंगी। तो किसी भी जगह का ऐसा तो है नहीं कि केवल जो ताम्रपाषाणकालीन स्थल है वो आपका एक ही जगह पाया जाएगा, वो और भी जगह तो पाए जाएंगे ना। तो अगर आगे जा कर के पूछता है, जैसे कि आपका जोरवे पूछ लिया, कायथा पूछ लिया, तो एटलीस्ट आपको याद होगा ना कि हाँ ये ताम्रपाषाणकालीन स्थल है। तो उसके बारे में आपने पिछले वाले में क्या लिखा था, 3-4 पॉइंट्स, तो वही आप यहाँ पर डाल दीजिए। बस लोकेशन वहाँ का जो होगा दूसरी जगह का, उसको उसमें लिख करके, और 3-4 वाला, पिछले वाला जो 3-4 पॉइंट्स आप याद करेंगे इस वीडियो में, वही वाला ताम्रपाषाण काल का यहाँ भी आप ला करके डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपका मैपिंग भी तैयार हो जाएगा और अच्छे नंबर आ सकते हैं आपके मैपिंग में। यदि आप एक क्वेश्चन छोड़ भी देंगे और आपने मैपिंग को पूरा कर लिया, तो बहुत अच्छा आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता तो बहुत छोटा छोटा है, बट नंबर बढ़िया दिलवाता है। और हाँ, थोड़ी मेहनत आपको इसमें करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम करेंगे PYQ, उसके बाद से हम जाएंगे NCERT पे, और NCERT करने के बाद से हम किसी एक रेफरेंस बुक को उठाएंगे और उससे देखेंगे कि आद्य ऐतिहासिक काल या प्रागैतिहासिक काल या नवपाषाणकालीन स्थल, या फिर आपका जो भी प्राचीन राजधानियाँ, प्राचीन बंदरगाह, ये सब हमसे कितने छूट रहे हैं। तो जो चीज़ें हमारा ये जो सीरीज़ चल रहा है इसमें कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद से जो बच जाएगा वो हम रेफरेंस बुक के थ्रू उसको पूरा करेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए, लाइक कीजिए, ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे, और बाकायदा आप नोट्स बना करके इन चीज़ों को नोट डाउन करते हुए पढ़िए। तो 2013 से हम देखेंगे। ठीक है, ये रहा आपका मैपिंग, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2013 का है ये मैपिंग है, और ये साइटें दी गई हैं, और आप देख सकते हैं 50 नंबर का है। यदि आप इसमें से 45 नंबर भी, चलिए 50 नहीं आप कह रहे हैं, 45 नंबर भी आ जा रहे हैं, तो बहुत बड़ी मार्जिन है ये। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है एक पूरा पाषाण और मध्य पाषाणकालीन स्थल, इसके बारे में पूछ रहा है। हालांकि मैंने इन सारे साइट्सों के यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया है, तो इसको मैं अलग से आपको सेंड कर दूंगी, ताकि क्या होता है ना कि कभी कभी चीज़ें जब हम देखते हैं ना तो वो ज़्यादा याद रहती हैं, हमें पढ़ने से ज़्यादा याद नहीं रहता है, लेकिन हम किसी चीज़ को देख लेंगे तो एकदम से हमारा वहाँ पर माइंड क्लिक कर जाएगा उस चीज़ को देखते ही, करे वो ऐसा था। यहाँ पर हमने देखिए ये औजार है, तो आपको लगे अच्छा बारडी की बात कर रहा है, अच्छा बारडी में हमने औजारों को देखा था। तो इस तरीके से चीज़ें आपको याद करते हुए चलनी है। तो इसका PDF जो है मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी, और ये जो यहाँ पर मैंने यहाँ पर लेकर के कट पेस्ट किया है, ये सारी चीज़ें मैं आपको अलग से उसमें सेंड कर दूंगी ग्रुप में। तो पहले पे देखिए, पहले पे क्या है आपका, यहाँ देखिए, अब इसमें पहला ढूंढिए, पहला अब ये है। अब देखिए लोकेशन ये किधर आ रहा है,
ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर राजस्थान है, गुजरात कहाँ पे है, कश्मीर कहाँ पे है, यूपी कहाँ पे है। तो ये जो सारे लोकेशंस हैं आपके, ये भी आपको बाकायदा याद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब आप साइड से रटते जाइए कि हाँ ये साइड्स वहाँ था, ये साइड था, नहीं, आपको लोकेशन भी याद होना चाहिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है बिहार कहाँ पे है, ज़रूरी नहीं है कि आपका मतलब उससे संबंधित साइड से तो हर बार वहीं दे। ठीक है, मान लीजिए कि आपका महाराष्ट्र में दे रहा है जोरवे, कैथा दे दे अगली बार, आप ढूंढिए कि कैथा कहाँ था। तो इस तरीके से चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और ये मैं फिर आपको बोल रही, मैपिंग याद होना चाहिए आपको कि कहाँ पर क्या चीज़ें हैं, यानी कौन से स्टेट कहाँ पे हैं। तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो ये बिहार है आपका, और बिहार के नीचे क्या है, झारखंड। तो ये क्या है, ये झारखंड है। तो अब लिखिए यहाँ पर, मैं यहीं पर लिख देती हूँ। मान लीजिए कि ये आपका हो गया, क्या है ये, पहला एक पूरा पाषाण और मध्य पाषाण कालीन स्थल। क्या पता आपको इस बार दोनों मिलाकर के पूछ लिया है कि पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल दोनों से संबंधित है। अगली बार क्या पता केवल एक ही पूछ ले कि पूरा पाषाण कालीन, उसकी अगली बार ये पूछ ले आपसे कि केवल ये मध्य पाषाण कालीन स्थल। तो यदि इन चीज़ों के बारे में आप जानेंगे तो अच्छे तरीके से लिख पाएंगे और उसको जस्टिफाई कर पाएंगे कि हाँ ये चीज़ें कहाँ पर हैं, या ये जो कैप्स वगैरह हैं, जो मृदभांड पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें आप कहाँ पर स्थित हैं अंदाज़ा लगा पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यही बताना है कि है कहाँ पर। तो ये झारखंड के सॉरी, पहले तो आपको यही जस्टिफाई करना है कि ये है कहाँ पर। ये किसकी बात कर रहा था, ये बारीडीह की बात कर रहा है, बारीडीह। एक ये हो गया आपका। दूसरा आप बताइए, यह झारखंड के छोटा नागपुर पठार में स्थित है। ये हो गया आपका 2 पॉइंट्स। तीसरा आप लिखिए, तीसरा आप इसी का बना दीजिए, यह एक पूरा पाषाण कालीन एवं मध्य पाषाण कालीन स्थल है। 3 हो गया। चौथा आप लिख दीजिए इसके बारे में। अब पाषाणकालीन स्थल है, यदि आपने मेंस की तैयारी की होगी तो इसकी विशेषताओं के बारे में आप जानते होंगे कि यहाँ पर पत्थर के औजार पाए जाएंगे जो नुकीले नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि अभी ये स्टार्टिंग में है। तो बताइए यहाँ पर कि यहाँ से बड़ी मात्रा में पत्थर के औजार पाए गए हैं। ठीक है, ये आपने बता दिया पाषाण काल। अब फिर लिखिए कि यहाँ से छोटे औजारों की भी प्राप्ति हुई है जो मध्य पाषाण काल से संबंधित है। अब आपने बता दिया, यहाँ पर इसको भी जस्टिफाई कर दिया और इसको भी जस्टिफाई कर दिया आपने, और हो गए आपके 5 पॉइंट्स। यहाँ पर 5 आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से यदि आपको ये चीज़ें पता है, ये 2 चीज़ें, तो इसमें आप कुछ भी लिख लेंगे अगर इसकी विशेषताएं आपने मेंस में अच्छे तरीके से पढ़ी है तो, वरना रटेंगे तो रटते रह जाएंगे। ठीक है, इसलिए बार बार कहा जाता है कि पढ़ाई कीजिए तो प्री के हिसाब से मत कीजिए, मेंस को भी इसमें इंक्लूड करके अगर चलेंगे तो आपका मेंस भी होगा और प्री तो कभी रुकेगा ही नहीं। तो इस तरीके से केवल प्री पे फोकस मत रहिए, प्री पे फोकस होने से आपका मेंस नहीं निकलेगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। दूसरा है आपका एक मध्य पाषाण कालीन स्थल। तो दूसरा देखते हैं कहाँ पर, ये देखिए दूसरा कहाँ है, इसमें ढूंढिए। ये देखिए दूसरा यहाँ पर है, और ये लोकेशन आपको पता ही होगा।
ये कहाँ है? ये राजस्थान में है। ठीक है, तो बात कर रहा है मध्य पाषाण की। तो मध्य पाषाण किसकी बात कर रहा है यहाँ पर? ये बागोर की बात कर रहा है, बागोर की बात कर रहा है। तो अब नीचे आइए, अब इसके बारे में लिखिए। बागोर आपने पहचान लिया, एक तो ये हो गया आपका। अब दूसरा लिखिए, यह है राजस्थान की भीलवाड़ा में स्थित है, भीलवाड़ा में स्थित है। दूसरा ये हो गया आपका। तीसरा लिखिए, यहाँ यदि आपने अच्छे से प्री को पढ़ा होगा तो यहाँ से आपने प्री में जो यदि आपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा PYQs को, चाहे वो PCS के हों या UPSC के हों, डिटेल्स वाले, जो जहाँ पर जिसका सॉल्यूशन अच्छे से दिया रहता है कि एक क्वेश्चन रहता है उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए रहते हैं और नीचे और भी अच्छे तरीके से उसको बता देता है। तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि बागोर से 5 मानव कंकाल के साक्ष्य मिले हैं जिन्हें सुनियोजित ढंग से दफनाया गया था। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 5 मानव कंकाल के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। फिर चौथा लिख दीजिए, इन कंकालों को सुनियोजित ढंग से दफनाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी एक विशेषता उठा कर डाल दीजिए कि मध्य पाषाण काल की विशेषता कहाँ है। यहाँ पर आपने बताया है कि छोटे औजार पाए गए, तो यहाँ पर थोड़ा सा अपना सेंटेंस जो है वो चेंज कर दीजिए। 5वां लिख दीजिए, यहाँ से लघु पाषाण उपकरणों के साथ मृदभांडों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। बस आपने बता दिया। ये यहाँ पर मध्य पाषाण काल में आपको पता ही, औजार छोटे होने, नुकीले होने स्टार्ट हो गए थे, तो आपने उसकी एक विशेषता बता दी। बाकी तो 3-4 आप यहीं से कर लेंगे। फिर अब तीसरे में आइए। तीसरा है आपका एक महत्वपूर्ण पड़ाव स्थल। अब तीसरा देखिए, ये देखिए, अब ये लोकेशन आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर है। ये कहाँ की बात कर रहा है? ये यहाँ पर है, ऊपर है यहाँ पर। तो ये अफ़गानिस्तान है। ठीक है, अफ़गानिस्तान की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसको तो आपने पहचान लिया। अब लिखना क्या है आपको? ये चौथा है ना आपका, तीसरा ना आपका, तीसरा। तो तीसरा यहाँ लिख दीजिए मैं। तो तीसरे में आप लिखिए, आप ये जो अफ़गानिस्तान में है, तो ये किसकी बात कर रहा है? ये बामियान की बात कर रहा है। बामियान आपको पता है ना, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये चर्चा में इसलिए रहा है, ये आपसे पूछ भी सकता है कि अफ़गानिस्तान में जब तालिबानी शासन आई है तो उसने ये कहा है कि हम इस प्राचीन बुद्ध प्रतिमाओं की रक्षा करेंगे, इसलिए ये काफ़ी चर्चा में रहा है बामियान बौद्ध। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको अच्छे से लिख लें। जो मेंस दे रहे हैं वो अच्छे से इसको याद कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि चर्चा में रहा है तो ये आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, तो अब इसमें लिखिए पहला, हेलो मम्मी मैं आपको कॉल करती हूँ बाद में। ठीक है, तो अब ये पता लग गया आपको। तो ये किस धर्म से संबंधित होगा? यहाँ पर बौद्ध प्रतिमाएं पाई गई हैं, तो यहाँ पर लिखिए यहाँ बौद्ध प्रतिमाएं स्थापित हैं, कर दीजिए स्थापित हैं।
तीसरा कर दीजिए, यह बौद्ध धर्म से संबंधित है क्योंकि यहाँ पर बौद्ध प्रतिमाएं पाई गई हैं, तो यह स्थल बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, और चौथा लिख दीजिए, ये पांचवा होगा ना, एक तो ये हो गया आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये आपका 5 लिख दीजिए इसको। इसके बारे में आगे का भी यहाँ पर 3-4 मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, इससे भी आपका पूछ लेगा कि एक व्यापारिक केंद्र है, एक धार्मिक केंद्र है, एक सांस्कृतिक केंद्र है। अब ऐसे पूछ रहा है ना, जैसे कैसे यहाँ पर देखिए एक सी पोर्ट, तो यहाँ पर कर देगा एक व्यापारिक केंद्र, एक धार्मिक केंद्र, एक सांस्कृतिक केंद्र। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो है ना, एक व्यापारिक केंद्र भी है, एक धार्मिक केंद्र भी है और एक सांस्कृतिक केंद्र भी है। तो यहाँ लिखिए इसका यह एक व्यापारिक, धार्मिक और सांस्कृतिक और रुकिए पेन में कुछ हो रहा है, और सांस्कृतिक केंद्र भी है। केंद्र से भी संबंधित है, कर दीजिए से भी संबंधित है। हो गया ये, ठीक है। अब आइए, ये था आपका तीसरे नंबर का। अब आइए चौथे पे, एक पूर्व हड़प्पा स्थल। एक पूर्व हड़प्पा स्थल पूछ रहा था, देखिए चौथा कहाँ है आपका, ये देखिए चौथा यहाँ पर है आपका। अब ये तो आपको पता होगा ही, किसकी बात कर रहा है, पाकिस्तान की बात कर रहा है। पाकिस्तान, ये आपका ऊपर अफ़गानिस्तान, ये आपका पाकिस्तान, ठीक है। तो यहाँ आइए चौथे नंबर पे क्या है आपका, यहाँ एक पूर्व हड़प्पा स्थल, तो आमरी, यहाँ पहचान कर लिए आप। तो इसमें पहला लिखिए आमरी, दूसरा लिखिए यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित एक प्राचीन स्थल है। एक दो इसकी विशेषताएं लिख दीजिए। तीसरा, अब आपने यदि सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा होगा तो ईरान, अफ़गानिस्तान, यहाँ से क्या होता था, टीन वगैरह का आयात करते थे। तो यहाँ से आप इसकी विशेषता बता सकते हैं कि यहाँ से प्राप्त अवशेषों के आधार पर पता चलता है कि सिंधु वासियों का अफ़गानिस्तान से व्यापारिक संबंध थे। ठीक है, तो यही आपका हो गया। लेकिन चौथा भी आप लिख दीजिए, 30 वर्ड तो यही हो गया यहाँ पे, लेकिन चौथा भी आप लिख दीजिए। यहाँ से सीप उद्योगों का साक्ष्य पाया गया है। यदि आपने प्री के हिसाब से पढ़ा होगा आमरी के बारे में, तो उसमें साफ साफ दिया है कि आमरी से सीप उद्योगों के साक्ष्य भी पाए गए हैं। ठीक है, बालाकोट के बारे में पढ़ा होगा। तो 4 हो गया। अब 5वें पे आइए। 5वां है एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल। 5वां हड़प्पा स्थल पूछ रहा है, तो 5वां देखिए मैप में कहाँ है, ये देखिए यहाँ पर है। लोकेशन से तो आप अंदाज़ा लगा ही लिए होंगे, ये गुजरात है। ठीक है, और ये किसकी बात कर रहा है, देसलपुर की, क्योंकि यहाँ ये है ना, ये लोकेशन जो दिया ये कक्ष है, तो गुजरात के कक्ष में ये स्थित है, इसकी बात कर रहा है ये देसलपुर की। तो आइए अब इसके बारे में लिखते हैं। ये सारा मैं आपको सेंड कर दूँगी।
चौथा नहीं, पाँचवा होगा ना, 5, चौथा तो कर लिया हमने। तो ये बात कर रहा है देसलपुर की, देसलपुर। इसमें पहला ये हो गया। दूसरा लिखिए, यह है गुजरात के कच्छ में स्थित है। तीसरा लिखिए। अब देखिए यहाँ से ना एक चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यदि आपको नहीं पता है, इसने खुद ही बोल दिया कि यह एक पूर्व हड़प्पा कालीन स्थल है, या सॉरी एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल है। तो अब अगर आप इस पे गए ना मैप को यदि आपने देखा तो देखेंगे कि इसके बाद से कोई भी हड़प्पा कालीन स्थल है ही नहीं, और ये सबसे पश्चिम में है। तो यहाँ पर आप इसी को एक पॉइंट्स बना करके लिख दीजिए। जैसे लिखिए यहाँ पर, यह है सिंधु सभ्यता के सबसे पश्चिमी स्थलों में से एक है। हो गया आपका। चौथा लिखिए, यहाँ से सेलखड़ी, प्री पढ़े होंगे तो पता होगा, सेलखड़ी की मुहरें प्राप्त हुई हैं। हो गया आपका। अब आइए छठे नंबर पे। अब छठा देखिए, ये रहा आपका महत्वपूर्ण जीवाश्मों का स्थल। अब देखिए कैसे कैसे पूछ रहा है ये। अब ऐसे ही ट्रेंड चल रहा है, 22 21 22 का उठा कर देखेंगे तो अब ऐसे ही पूछ रहा है। तो देखिए छठा आपका ये रहा। फिर मैं यही कहूँगी, यदि आप लोगों ने प्री के हिसाब से अब मेंस और प्री दोनों मिक्स करके पढ़ा होगा अच्छे से, तो आपको चीज़ें यहाँ पर दिक्कत नहीं आएंगी। ठीक है, अच्छे से आप इसका आंसर दे ले जाएंगे। ये लोकेशन तो आपको पता ही होगा, ये किसकी बात, ये कहाँ पर है, ये एमपी की बात कर रहा है, और हथनौरा एमपी में ही है। नर्मदा घाटी में आपने पता होगा ही कि मानव के कंकाल अवशेष वगैरह पाए गए हैं काफ़ी मात्रा में, तो वहीं से ये क्वेश्चन है। तो अब आइए छठे नंबर पे, हथनौरा। कोई हथनौरा बोलता है, कोई हथनौरा बोलता है। ठीक है, हथनौरा। आपने मेंस के तैयारी के दौरान पढ़ा होगा, ये आंसर राइटिंग किए होंगे इससे, सिंधु घाटी सभ्यता से। तो डॉक्टर सोलंकिया जो थे, उन्होंने यहाँ से यहाँ पर उनको जब वो नर्मदा की खुदाई कर रहे थे, नर्मदा तट की खुदाई कर रहे थे, तो यहाँ से उनको मानव कपाल जो होता है उसका अवशेष मिला था। ठीक है, मानव कपाल का अवशेष ये पाए थे, और इन्होंने कहा कि मानव का जो जन्म था वो हथनौरा में हुआ था। ये डॉक्टर सोलंकिया कहते थे। ठीक है, हालांकि इसको लेकर के काफ़ी विवाद था। तो ये जो जीवाश्म है, शायद उस टाइम पर काफ़ी चर्चा में रहा होगा, इसलिए पूछ लिया होगा। तो ये ध्यान रखेंगे आप, जीवाश्म का यदि पूछे तो ये एमपी में ही है, एमपी में ही पाया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखिए, यह मध्य प्रदेश के सीहोर में स्थित है। ठीक है, सीहोर में स्थित है। ये पहला, ये दूसरा। तीसरा लिखिए। अब देखिए, ऐसा माना जाता है कि मानव की उत्पत्ति यहीं से हुई, हथनौरा से। ठीक है, चौथा लिखिए, यह है पूरा पाषाण कालीन संस्कृति से संबंधित है। पांचवा लिखिए, नर्मदा खोपड़ी के जीवाश्म
खोजने पुरातत्व के एक नए युग का खोज सिद्ध किया। ये हो गया आपका। अब 7वें पे आइए, ये लिख लीजिएगा, ठीक है। आपको यदि आप उठा करके देखेंगे ना सॉल्यूशन में, तो वो लोग अपनी बुक छापने के लिए क्या किए हैं, बस उनका बुक मार्केट में बिकना चाहिए। यहाँ पर तो इंसान इतनी मेहनत करके ढूंढ के आप लोगों को पढ़ाता है, लेकिन आप लोग फिर भी वीडियो को ना तो शेयर करते हैं ना ही लाइक करते हैं, पता नहीं क्यों, हमें नहीं पता, बट हम पूरी ईमानदारी से अपना देते हैं 100%। यदि आप इस चीज़ को देखेंगे 2013 की मैपिंग को, यदि आप बुक्स में देखेंगे सॉल्यूशन में, तो वहाँ पर इसने वो कर दिया है कि यह सीधा बता दिया भीमबेटका को। अब बताइए, भीमबेटका तो एक गुफा है ना, एक वहाँ पे तो एक चित्र का वो पाया गया है, चित्रकारी की गई है, वो तो गुफा से संबंधित है। विष्णु वाड़कर ने किया था उसका, वाड़ंकर करके हैं, उन्होंने खुदाई के दौरान उनको ये मिला था, तो वो कुछ और है। और लोगों ने क्या किया है, मैं ऐसा देख रही थी सॉल्यूशन को कि कुछ है, मैं सोच रही थी कि वहाँ से हो सकता है कुछ टॉपिक मिल जाए ताकि मैं आप लोगों को और अच्छे से पढ़ा सकूँ। लेकिन जब मैंने वहाँ पे देखा तो मैं सोची कि यार बात तो यहाँ पर ये जीवाश्म की कर रहा है और बताए लोग हैं उसको भीमबेटका के बारे में। तो बच्चे अब जो नहीं जानेंगे वो क्या करेंगे, उसी के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देंगे और वही लिख के चले आएंगे, फिर क्या होगा, नंबर नहीं मिलेगा। तो इसलिए किसी भी चीज़ पर विश्वास करने से पहले खुद एक बार उस चीज़ को सर्च करके देख लीजिए कि क्या वो सही है या नहीं है। जैसे ही मैं गूगल पे इस चीज़ को डाली हूँ तो बिल्कुल मुझे पहले से डाउट था कि पूछ रहा है ये जीवाश्म के बारे में और लोगों ने दिया है वहाँ पर भीमबेटका के बारे में, और जैसे ही मैंने गूगल पे डाला तो मेरा शक सही था। तो इसलिए किसी भी चीज़ को जिसमें भी आपको डाउट हो, और डाउट तभी होगा जब आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, जब आप चीज़ों को सोच पाएंगे। और यदि आंख बंद करके पढ़ेंगे कि जीवाश्म है, तो उसको अगर गुफा को अगर आप जीवाश्म मानेंगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला, फिर वही लिख करके आएंगे। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा करके चीज़ों को आप भी सीखिए और उसको क्या कीजिए, सर्च करके देखिए। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को इससे हेल्प मिल सके, और जो ये गलत जानकारियाँ दी जा रही हैं उससे वो लोग बचें, ठीक है। अब वो किस पब्लिकेशंस का है वो मैं नाम नहीं लूँगी यहाँ पर, लेकिन मैं स्क्रीनशॉट ज़रूर यहाँ पर आपको दिखा दूँगी कि किस तरीके से वो पूछा क्या है और वो बताया क्या है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ देखिए, मैं इसको क्रॉप करके लगा दी ताकि आप लोगों को थोड़ा सा किताब लेने के दौरान ये चीज़ें पता हो जाए कि क्या करना है और किस तरीके से बुक को आपको चूज करना है, क्या देख करके। ये देखिए, ये पूछ रहा है एक महत्वपूर्ण जीवावशेष स्थल, और यहाँ पर देखिए यही चीज़ यहाँ भी पूछा है। ये देखिए, महत्वपूर्ण जीवाश्मों का स्थल, यही चीज़ है, यही पूछा है, ठीक है। और यहाँ पर लोगों ने क्या किया है, ये देखिए, ये सीधे भीमबेटका के बारे में बता दिए हैं, MP में है, जबकि भीमबेटका नहीं हथनोरा के बारे में पूछ रहा है, हथनोरा, ठीक है। ये देखिए, और फिर इसी भीमबेटका के बारे में बाकायदा यहाँ पर इन्होंने ये भी बता दिया कि खुदाई से चित्रकारी का पता चला है, शिकार, जीवन यापन, मुख्य साधन, ये वो, मतलब इसी से संबंधित चीज़ें यहाँ पर लिख दिए हैं। लेकिन एक भी बार उन्होंने ये नहीं देखा कि ये पूछ क्या रहा है, जीवावशेष स्थल पूछ रहा है, यानी जीवाश्म से संबंधित स्थल को पूछ रहा है। तो इन चीज़ों से आपको बचना है। जो भी चीज़ें पढ़नी है, जिसमें भी यदि आपको डाउट्स लग रहा है, तुरंत इसको गूगल कीजिए अच्छे से, उसके बाद से उस चीज़ को नोट डाउन कीजिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत है, इसे आप लोग मत नोट कीजिएगा। अब आते हैं हम 7वें नंबर पे। तो 7वां देखिए क्या है, एक सी पोर्ट है, ठीक है, एक सी पोर्ट। तो यहाँ पर देखिए, अब मैप में 7वां है कहाँ पे, ये देखिए यहाँ है नीचे। लोकेशन तो आपको पता होगा ही, ये क्या किसकी बात कर रही है, तमिलनाडु, ये तमिलनाडु है, ठीक है। कुछ लोग ये समझ लेंगे कि केरल, ये नहीं, ये केरल है, लेकिन देख रहे हैं आयोग का दिमाग, ये देखिए, ये यहाँ पर दिया है तो एक झटके में तो लगेगा आपको ना कि केरल ही है, लेकिन यहाँ लोकेशन देखिए किधर दिया है। केरल आपका, मान लीजिए केरल आपका यहाँ तक आता है और ये जो पार्ट है वो तमिलनाडु का है। तो ध्यान देंगे इस चीज़ को, यहाँ के बजाय आप यहाँ लिखिए ये तमिलनाडु है, ठीक है, तमिलनाडु।
तो ये किसकी बात कर रहा था तमिलनाडु में? कोरकई बंदरगाह की। तो आइए लिखते हैं इसका 7वें का, कोरकई बंदरगाह की बात कर रहा है ये 7वां। तो यहाँ पर आप बताइए कोरकई बंदरगाह। अब बताइए, ये पहला हो गया। दूसरा यहाँ बताइए, दूसरा यह है तमिलनाडु में स्थित है। अब ये तमिलनाडु के जिला उला का नाम बहुत टेढ़ा रहता है, थूथुकुडी जिला है, ठीक है। तो इस तरीके से आप वो सब जिला याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए। यह तमिलनाडु के थूथुकुडी जिला, थूथुकुडी जिले में स्थित है। तीसरा लिखिए, यह एक प्राचीन बंदरगाह नगर है। चौथा लिख दीजिए, ये जो कोरकई था ना, ये पांड्यन साम्राज्य की राजधानी भी था। तो लिख दीजिए, यह है पांड्यन साम्राज्य का राजधानी भी था। बस हो गया आपका। अब 8वें पे आइए, 8वें नंबर पे। तो 8वें पे देखिए, यह है आपका एक पूरा पाषाण कालीन स्थल। 8वें नंबर मैपिंग पे आइए, ये रहा 8वां। अब यहाँ पे कौन सा स्टेट है? वो है आपका कर्नाटक। कर्नाटक। अब इसके बारे में लिखते हैं 8वें के बारे में, यहीं पे लिख देते हैं 8वां। कर्नाटक है ना ये, हाँ ठीक है। और ये किसकी बात कर रहा है? 8वां हुस्गी की बात कर रहा है, हुस्गी की बात कर रहा है, ठीक है। तो बताइए हुस्गी, तो ये पहला हो गया। दूसरा लिखिए, यह है कर्नाटक जिले के यादगीर, कर्नाटक नहीं सॉरी, यह कर्नाटक के यादगीर जिले में स्थित है। तीसरा लिखिए, यह एक पूरा पाषाण कालीन स्थल से संबंधित है। चौथा लिखिए, यहाँ से बड़ी मात्रा में, अब आपको कुछ नहीं पता, हुस्गी है, आपको पता लग गया कि पूरा पाषाण कालीन स्थल है, तो जाहिर सी बात है औजार बर्तन वगैरह के साक्ष्य मिलेंगे ही मिलेंगे। तो लिख दीजिए, यहाँ से बड़ी मात्रा में खुदाई के दौरान उपकरण, मृदभांड या मृदभांडों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बस हो गया आपका। 9वें पे आइए। 9वां क्या है आपका? एक नौ पाषाणकालीन, महापाषाणिक और ताम्र, ये तीनों से संबंधित है। अब देखिए तीनों से संबंधित है। तो मैप में देखिए 9वां है कहाँ पे आपका? ये देखिए यहाँ पर है 9वां, ठीक है। और ये कहाँ है? ये भी कर्नाटक में ही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये आपका केरल है, ठीक है, ये आपका तमिलनाडु है और ये आपका जो है ये कर्नाटक है। तो देखिए कर्नाटक बड़ा है ना, तो देखिए कर्नाटक में यहाँ पर ये दे दिया है इसको भी, ये भी कर्नाटक का ही है, ये भी कर्नाटक का ही है। तो ये कर्नाटक की बात कर रहा है, कर्नाटक। अब आइए 9वें का, यहाँ यहीं लिख देते हैं 9वें का, 9वें नंबर का पहला। ये कर्नाटक में बात कर रहा है हल्लूर का,
ध्यान रखेंगे यहाँ पर कभी कभी दो साइड्स देता है, देखिए यहाँ पर दोनों साइड्स एक ही जगह का उठाया है। तो ये जो हुस्गी है ना आपका, ये हल्लूर से ऊपर है, तो ये भी कभी कभी ना आपको याद करना पड़ता है कि एक जगह पर अगर दो तीन चीज़ें हैं और जाहिर सी बात है दो साइड से हैं यहाँ पर, तो वो तो देगा ही देगा, एक तो पूरे से होगा, एक किसी एक से ही होगा, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो जो हुस्गी है वो ऊपर है और ये जो हल्लूर है वो नीचे है, तो ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मैंने आपको जो मैपिंग वाला है कि मैपिंग की तैयारी कैसे करें, उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझाया है। तो ये हो गया आपका हल्लूर। तो अब बताइए यहाँ पर, बताइए यह कर्नाटक के, यह है कर्नाटक के हावेरी ज़िले में, हावेरी ज़िले में स्थित है। तीसरा बताइए, तीसरा आप यही लिख दीजिए कि यह नवपाषाणकालीन जो चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, महापाषाणकालीन, ताम्रपाषाणकालीन संबंधी स्थल है। और एक और लिख दीजिए इसी में कि यहाँ पर महापाषाणकालीन कब्रें, अब महापाषाण काल की बात कर रहा है कब्रें, तो जाहिर सी बात है कि कब्र मिलेंगे वहाँ पे, तो लिखिए यहाँ पर महापाषाणकालीन कब्रें तथा नवपाषाणकालीन कुल्हाड़ियाँ हड्डी के उपकरण एवं मृदभांड पाए गए हैं। हो गया आपका ये। अब 10वें में आइए, 10वें नंबर का। तो 10वां देखिए, ये है एक हड़प्पा स्थल। ये देख रहे हैं हड़प्पा से कितना पूछा है, ये भी आपका हड़प्पा है, ये भी आपका हड़प्पा है, ये भी आपका हड़प्पा है, 3 हो गया। और आपने जो सी पोर्ट वगैरह, ये तो वहाँ का था, इसको तो छोड़िए, दक्षिण की तरफ का था ये। तो देख सकते हैं 3 पूछा है हड़प्पा से, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, खास करके हड़प्पा वगैरह, अशोक काल वगैरह का, ये चीज़ें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो 10वें में आइए, 10वें नंबर पे हड़प्पा से ही है। तो 10वां देखिए है कहाँ पे, ये देखिए यहाँ है। और यहाँ पे आपका क्या है, ये है आपका यूपी। और यूपी में भी किसकी बात कर रहा है ये, तो ये कर रहा है मेरठ की। मेरठ कहाँ है, मेरठ में क्या है आपका, आलमगीरपुर है। तो आलमगीरपुर क्या है, एक हड़प्पा कालीन स्थल है। यदि आप लोगों ने इस बार पीसीएस का एग्ज़ाम दिया होगा, उसमें भी पूछा था, ये क्वेश्चन पूछा था इस बार। तो आइए 10वें पे यही लिख देते हैं इसको, 10वें नंबर का आपने पहचान लिया। पहला लिखिए आलमगीरपुर। दूसरा लिखिए यह है उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में स्थित है, ठीक है। तीसरा लिखिए यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक पुरातात्विक स्थल है। चौथा लिख दीजिए, चौथा लिखिए गंगा यमुना का ऐसा पहला स्थल या ऐसा प्रथम स्थल जहाँ से हड़प्पा कालीन अवशेष प्रकाश में आए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो 10 साइटें थे, यहाँ पर जो 10 साइटें हमने ली थी, और मैंने बोला भी था आपको कि
10-10 साइडों को करके हम कंप्लीट करवाएंगे। तो ये कंप्लीट हो गया और इसको आप अच्छे से इन चीज़ों को रट लीजिए। मैं तो यही कहूँगी कि इसको रट लीजिए बिल्कुल, क्योंकि यदि किसी भी पुरापाषाणकालीन नवपाषाणकालीन चीज़ ऐसे स्थलों को पूछता है तो ये जब जो पॉइंट्स है ना ये आप आराम से उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से वो कीजिए और ख़ास करके इस मैपिंग के लोकेशन को भी ध्यान में रखिए कि कौन कौन सा एरिया कहाँ से कहाँ तक है, क्योंकि जैसे कि यहाँ पर कर्नाटक में 2 दे दिया है, तो यदि आपको कर्नाटक अच्छे से पता नहीं रहता तो यहाँ पर आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, यूपी कहाँ है, आपका बिहार कहाँ है, इन सब चीज़ों को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।